किसी वायर में फ्लो होने वाली करंट और उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या कोई रिलेशन होता है? माई सेल्फ राज विश्वकर्मा, वेलकम टू एकेडमी। इस वीडियो में हम समझेंगे ओम का नियम क्या है, ये रेसिस्टेंस क्या होता है और ये रेसिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। बहुत सारे हीटिंग एलिमेंट में अलॉय का ही यूज़ क्यों किया जाता है और साथ ही हम पढ़ेंगे कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। वेलकम टू एकेडमी। स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी की एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी के साथ। हमने एक सर्किट सेटअप किया है कुछ इस तरीके से, जिसमें हमने एक वायर में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए पैरेलल में एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया है और साथ ही उस वायर में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए एक एमीटर भी कनेक्ट किया है। तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ सेल की वैल्यूज़ को इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ करके सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अगर हम सर्किट को कुछ यहाँ से कनेक्ट करें तो एक सेल एक्टिव हो जाएगी, अगर हम वहीं पर सर्किट को सेल के साथ कुछ यहाँ से कनेक्ट करें तो 2 सेल्स एक्टिव हो जाएंगी, अगर हम सर्किट को यहाँ से कनेक्ट करें तो 3 सेल एक्टिव हो जाएंगी। इस तरीके से हम सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू को चेंज करने पर हमने ये ऑब्जर्व किया कि पोटेंशियोमीटर मतलब उस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ कर रही है, साथ ही जो एमीटर है उसकी भी रीडिंग इंक्रीज़ कर रही है। मतलब वोल्ट मीटर और एमीटर दोनों की वैल्यूज़ इंक्रीज़ कर रही हैं। इससे एक कंक्लूज़न निकलता है कि सर्किट में नंबर ऑफ सेल को बढ़ाने पर उसमें करंट की वैल्यूज़ बढ़ी और करंट की वैल्यूज़ इंक्रीज़ होने के साथ साथ उस वोल्ट मीटर की भी वैल्यूज़ इंक्रीज़ हुई। तो नंबर ऑफ सेल को इंक्रीज़ करने से सर्किट में करंट की वैल्यूज़ इंक्रीज़ हुई और इसकी वजह से उस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यूज़ भी इंक्रीज़ हुई। आगे चलते हैं और मूव करते हैं ओम्स लॉ पे। ओम का नियम, जर्मन फिजिस्ट जॉर्ज साइमन ओम ने किसी वायर में फ्लो होने वाली करंट और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन निकाला। इसी को हम ओम के नियम से समझते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर हम किसी वायर की फिजिकल कंडीशंस जैसे कि उसका एरिया, उसकी लेंथ या फिर उसका टेम्परेचर, उस वायर का टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें न चेंज करें तो उस वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि उस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। हमारे पास एक वायर है, इसके 2 एंड्स A और B हैं, इसमें करंट I फ्लो हो रही है। तो इस वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी उस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो यहाँ पर एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है, तो इस पॉइंट A और इस पॉइंट B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस को हम VA माइनस VB को हम लिख सकते हैं V। तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन सिंबल को हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो यहाँ पर हमने एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी R ऐड किया है और इसी को हम उस वायर का रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो ओम के नियम के अकॉर्डिंग अगर हम किसी वायर की फिजिकल कंडीशंस जैसे कि उसका एरिया, लेंथ और उस वायर का टेम्परेचर वेरी ना करें तो उस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उसमें फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अच्छा, पोटेंशियल और करंट के बीच में अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। कैसे, उसको भी समझ लेते हैं। अच्छा, उस पोटेंशियल और करंट ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें उस वायर की रेसिस्टेंस की वैल्यूज़ को बताता है। किस तरीके से समझते हैं, तो y एक्सिस पर हमने पोटेंशियल और x एक्सिस पर हमने करंट को प्लॉट किया है। तो हमने नोटिस किया कि सर्किट में करंट की वैल्यू को बढ़ाने पर उस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है। तो अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, y इज इक्वल टू mx प्लस c, वो जो अभी इक्वेशन आया था ओम के नियम से, दैट v इज इक्वल टू आई आर। अगर हम इसके साथ इसको कंपेयर करें तो यहाँ पर ये जो x है, x एक्सिस पर हमने करंट को प्लॉट किया है और y एक्सिस पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस को प्लॉट किया है। तो
क्योंकि ये जो इक्वेशन है वो उसमें वोल्टेज की भी पावर 1 है और करंट की भी पावर 1 है, इसका मतलब इनके बीच में जो ग्राफ बनने वाला है वो लीनियर होगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस जो होते हैं उनका ग्राफ लीनियर होता है। तो इस तरीके से अच्छा, यहाँ पर जो y इंटरसेप्ट c है उसकी वैल्यू 0 है, इसका मतलब जो ग्राफ है वो ओरिजिन से स्टार्ट होने वाला है। तो उसका ग्राफ प्लॉट करने पर वो कुछ इस तरीके से मिला, और इसमें जो स्लोप, इसका जो स्लोप की वैल्यूज़ होगी वो हो जाएगी m इज इक्वल टू r। m का मतलब tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू r। मतलब अगर हम पोटेंशियल और करंट ग्राफ खींचें तो उसका जो स्लोप होगा वो उस वायर के रेसिस्टेंस की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो पोटेंशियल वर्सेस करंट ग्राफ का जो स्लोप है वो वायर के रेसिस्टेंस की वैल्यू को बताता है। जितना ज़्यादा उसका स्लोप होगा उस वायर का रेसिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस का मतलब होता है किसी भी होने वाली चीज़ का अपोज करना। जब किसी कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो करती है तो जो कंडक्टिंग वायर होता है वो उसमें फ्लो होने वाली करंट का अपोज करता है। कंडक्टर की इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, जो कंडक्टर होता है वो उसमें फ्लो होने वाले चार्जेस के मोशन का अपोज करता है, इसी को हम बोलते हैं रेसिस्टेंस। अगर वायर का रेसिस्टेंस ज़्यादा है तो वहाँ पर उन चार्जेस के मोशन का अपोज ज़्यादा होगा, और अगर वायर का रेसिस्टेंस कम है तो वहाँ पर उसके फ्लो का अपोज भी कम होगा। अच्छा, अगर रेसिस्टेंस ज़्यादा है उस मटेरियल का, उसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। अगर वायर का रेसिस्टेंस कम है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। कॉज ऑफ रेसिस्टेंस, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है रेसिस्टेंस के कॉज को समझना। जब किसी वायर में या किसी कंडक्टिंग वायर या सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से बैटरी के पॉजिटिव पोल की तरफ ड्रिफ्ट करते हैं। वो ड्रिफ्ट करते समय वो मेटल के अंदर बहुत सारे प्रेजेंट पॉजिटिव आयन से फ्रिक्वेंटली कोलाइड करते हैं, जिससे उनकी स्पीड स्लो डाउन हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं कि उन पॉजिटिव आयन्स या एटम्स की वजह से उस फ्लोइंग चार्जेस का अपोज हुआ, और इसी को हम लोग बोल देते हैं रेसिस्टेंस। आगे चलते हैं और देखते हैं रेसिस्टेंस और करंट के बीच में रिलेशन क्या होता है। अगर हम किसी सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल को कांस्टेंट रखें तो जो उसमें उसका जो रेसिस्टेंस होता है वो रेसिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। अगर हम रेसिस्टेंस को डबल कर दें तो उस सर्किट में करंट की वैल्यू हाफ हो जाएगी। अगर हम रेसिस्टेंस को ट्रिपल कर दें तो करंट जो हो जाएगी वो 1/3 हो जाएगी। आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये रेसिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड। रेसिस्टेंस सबसे पहला फैक्टर होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर। रेसिस्टेंस की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंडक्टिंग वायर का लेंथ कितना है। लेंथ जितना ज़्यादा होगा उस वायर का रेसिस्टेंस भी उतना ज़्यादा होगा। इसके बाद जो सेकेंड फैक्टर है वो है कंडक्टर का एरिया। रेसिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कंडक्टर। अगर कंडक्टर का एरिया जितना ज़्यादा है तो वहाँ पर रेसिस्टेंस की वैल्यू उतनी ही कम होगी। और तीसरा, रेसिस्टेंस डिपेंड करता है स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी पर। इसको हम अभी आगे भी समझने वाले हैं। तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेसिस्टेंस ऑफ वायर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर यहाँ पर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारा एक फार्मूला कुछ इस तरीके का बनता है कि R इज इक्वल टू रो L बाई ए। यहाँ पर रो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जिसको हम स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलते हैं या रेसिस्टिविटी बोलते हैं उस मटेरियल की। तो R इज इक्वल टू रो L बाई ए, ये किसी भी वायर के रेसिस्टेंस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। अच्छा, ये रेसिस्टेंस टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर की वैल्यू को चेंज करने पर उस वायर के रेसिस्टेंस पर इफेक्ट पड़ता है, उसकी वैल्यू भी चेंज होती है। तो आगे चलते हैं और समझते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या होता है या रेसिसिविटी। इसका दूसरा नाम है रेसिसिविटी। तो ये डिपेंड करता है मटेरियल पर।
स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ये डिपेंड करता है मटेरियल पर। जो मेटल्स होते हैं उनकी जो रेसिस्टिविटी होती है वो काफ़ी लो होती है, और इसी रेसिस्टिविटी कम होने की वजह से उनका रेसिस्टेंस भी कम होता है, और वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। अच्छा, इनके जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है उसकी जो रेंज होता है वो 10⁻⁸ to 10⁶ ओम मीटर उसकी यूनिट होती है। ओम मीटर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की यूनिट होती है। जो इंसुलेटर होते हैं उनकी रेसिस्टिविटी काफ़ी हाई होती है, इस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं या इलेक्ट्रिसिटी उनके थ्रू पास नहीं होती। इसका जो रेंज होता है वो 10⁻12 से 10⁻17 ओम मीटर के बीच में होता है। अगर हम एक रेसिस्टिविटी ऑर्डर बनाएं मेटल्स का, ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके का होगा। सबसे कम रेसिस्टिविटी सिल्वर, देन कॉपर, देन एल्यूमिनियम, देन टंगस्टन, निकल, आयरन और क्रोमियम। तो रेसिस्टिविटी अगर किसी मटेरियल की ज़्यादा है तो उसका रेसिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, वो उसमें फ्लो होने वाली करंट का उतना ज़्यादा अपोज करेगा। आगे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। एलॉय क्या होते हैं? जब दो से ज़्यादा मेटल्स को मोलिटन स्टेट में उनको मिक्स किया जाता है तो एलॉय का फॉर्मेशन होता है। तो एलॉय के बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे स्टील, ब्रॉन्ज, ठीक है। तो स्टील जो होता है वो आयरन और कार्बन का एलॉय होता है। तो जो एलॉय होते हैं उनकी जो रेसिस्टिविटी होती है वो उनके कंस्टिट्यूएंट मेटल से भी ज़्यादा होती है। जिन मेटल से वो मिलकर बने हैं उससे भी ज़्यादा उसकी रेसिस्टिविटी होती है। इसके एग्जांपल्स मैग्नीन और नाइक्रोम। मैग्नीन जो होता है वो कॉपर, मैग्नीज और निकल का एलॉय होता है, और नाइक्रोम निकल, कॉपर, मैग्नीज और आयरन का एलॉय होता है। अच्छा, एलॉय की एक बहुत अच्छी खासियत है कि ये हायर टेम्परेचर पर ईजिली ऑक्सीडाइज या फिर बर्न नहीं होते, इसीलिए बहुत सारे इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में इनका यूज़ होता है, जैसे आयरन टोस्टर। तो एलॉय की रेसिस्टिविटी उनके कंस्टिट्यूएंट मेटल से भी ज़्यादा होती है, तो इसीलिए उनका यूज़ इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में ज़्यादा होता है। यहाँ पर ये नाइक्रोम का एक वायर है। आगे चलते हैं और पढ़ते हैं कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेंस होते हैं या डिवाइसेस या फिर सिस्टम होते हैं जिसमें कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस यूज़ किए जाते हैं। तो कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस कितने तरीके के होते हैं इसको समझते हैं। सबसे पहला सीरीज कम्बिनेशन, इसमें रेसिस्टेंस को इन टू इन 1 by 1 कनेक्ट किया जाता है। दूसरा कम्बिनेशन है पैरेलल कम्बिनेशन, इसमें रेसिस्टेंस को किसी दो पॉइंट के बीच में कनेक्ट करते हैं। और तीसरा है मिक्स्ड कम्बिनेशन में रेसिस्टेंस को सीरीज में भी और पैरेलल में भी कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर तीन रेसिस्टेंस R1, R2 और R3 1 by 1 इन टू इन कनेक्टेड है, मतलब ये सीरीज में है। यहाँ पर रेसिस्टेंस R1, R2, R3 दो पॉइंट्स A और B के बीच में कनेक्टेड हैं, तो ये तीनों रेसिस्टेंस पैरेलल में है। और तीसरा जो एग्जांपल है वो है मिक्स्ड कम्बिनेशन का। यहाँ पर R2 एंड R3 दोनों सीरीज़ में है, बट यही दोनों R1 के साथ पैरेलल ऑर्डर में है। आगे चलते हैं और समझते हैं कि सीरीज या फिर पैरेलल कम्बिनेशन में हर एक रेसिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और उसमें फ्लो होने वाली करंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले सीरीज कम्बिनेशन, हमने यहाँ पर तीन रेसिस्टेंस R1, R2 और R3 को 1 by 1 इन टू इन कनेक्ट किया है। उन रेसिस्टेंस के अक्रॉस पैरेलल में हमने वोल्टमीटर को भी कनेक्ट किया, जिससे हम समझ सके कि उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है जब उसके अंदर करंट फ्लो करेगी। तो हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि जब सर्किट में करंट फ्लो करती है तो वहाँ पर हर एक रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टमीटर की रीडिंग है वो डिफरेंट है, मतलब उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अलग अलग है। अच्छा, अमीटर की रीडिंग जब हमने नोट किया हर एक रेसिस्टेंस के अक्रॉस तो वो सेम थी। इसका मतलब सारे रेसिस्टेंस में जो करंट की वैल्यूज़ हैं वो तो सेम है, बट हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है। तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ कि हर एक रेसिस्टेंस में जो करंट की वैल्यू है वो तो सेम है, बट हर एक रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है।
आगे चलते हैं और समझते हैं ये इक्विवेलेंट सर्किट क्या होती है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होते हैं। ये बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आएगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करो। इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब, अगर हम किसी सर्किट में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर दे एक सिंगल रेजिस्टेंस से, जिससे उस सर्किट में वोल्टेज और करंट की वैल्यू पर इफेक्ट ना पड़े, तो उस सिंगल रेजिस्टेंस वाली सर्किट को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सर्किट। और वो जो सिंगल रेजिस्टेंस है जिसने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को रिप्लेस किया है, उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हमारे पास 3 रेजिस्टेंस जो कि आपस में सीरीज के थ्रू कनेक्टेड हैं, एक रेजिस्टेंस R1, एक रेजिस्टेंस R2 और एक रेजिस्टेंस R3। तीनों को एक क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है वो तो डिफरेंट है, बट तीनों में जो करंट की वैल्यूज़ हैं वो सेम है। और इन तीनों को रिप्लेस कर दिया है एक सिंगल रेजिस्टेंस से, जिसको कि हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अच्छा, अगर इस सर्किट में जो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, उसमें फ्लो होने वाली करंट I है, तो वहाँ जो इक्विवेलेंट सर्किट है उसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V और उसमें भी करंट I ही होना चाहिए। तो फाइंड करते हैं ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू। हमारे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको फाइंड आउट करना होगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करो। तो चलते हैं और फाइंड करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले मुझे उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। यहाँ पर जो सर्किट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू V है। तो यहाँ पर ये जो V है वो हो जाएगा V इज इक्वल टू जो ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस V है वो इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस, हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस के सम के बराबर होगा। तो V इज इक्वल टू लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ओम के नियम के अकॉर्डिंग हर एक के अक्रॉस हर एक रेजिस्टेंस में अगर हम ओम का नियम लगाएं तो उससे हमें मिलेगा कि V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2 और V3 इज इक्वल टू IR3। सब में I की वैल्यू सेम है, क्योंकि सीरीज कम्बिनेशन में हर एक रेजिस्टेंस में जो करंट की वैल्यू होती है वो सेम होती है। यहाँ पर वो सेम वैल्यू I है। तो ये V इज इक्वल टू हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, और अगर और भी रेजिस्टेंस लगे होंगे तो प्लस IR डॉट 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 करते हुए फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर करंट की वैल्यू सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं I कॉमन ले, तो मिलेगा हमको R1 प्लस R2 प्लस हो जाएगा R3, और ये V इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा, यहाँ पर तो हमने इस पहली सर्किट में ओम के नियम को लगा दिया। अगर हम इस इक्विवेलेंट सर्किट में ओम के नियम को अप्लाई करें तो क्या मिलेगा, तो हमें कुछ रिजल्ट इस तरीके का मिलेगा कि V इज इक्वल टू IR इक्विवेलेंट, क्योंकि इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है वो तो I ही होगी, बट हमने सारे रेजिस्टेंस को एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस किया था जिसकी वैल्यू R इक्विवेलेंट थी। अब हम इस इक्वेशन को इसके साथ अगर कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ से I और I की वैल्यूज़ तो कट जाएंगी, I और I की वैल्यूज़ तो कट जाएंगी, बट हमें रिज़ल्ट क्या मिलेगा, वो हो जाएगा कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो सारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के बराबर होगी। हम सारे का डायरेक्टली सम निकाल देंगे, अगर वो सीरीज़ में है तो वही हमारे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। आगे चलते हैं और इस सीरीज़ कॉम्बिनेशन के कंक्लूजन्स को समझ लेते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो होगी सारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ को सम कर ले, वही हमारे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। अच्छा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट में कोई भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू सर्किट में किसी भी रेजिस्टेंस से हमेशा ज़्यादा ही होगी, क्योंकि हमने जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला है RS वो सारे रेजिस्टेंस का समेशन होगा, उनको सम करेंगे, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा सर्किट में किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू से उसकी वैल्यू बड़ी होगी। अच्छा, सीरीज़ कम्बिनेशन हम तब यूज़ करते हैं जब हमें सर्किट में रेजिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होती है। बात करते हैं सीरीज़ कम्बिनेशन के डिसएडवांटेज की, तो वो
डिसएडवांटेज ये होती है कि जैसे मान लेते हैं यहाँ ये एक एप्लीकेंस है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। अगर इसमें से कोई एक ख़राब हो जाए, डैमेज हो जाए, तो इस पूरे सर्किट के जो रेसिस्टेंस होंगे या एप्लीकेंस होंगे वो वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि सर्किट एक जगह से अगर ब्रेक हो जाएगी तो करंट उसमें आगे फ्लो नहीं करेगी। तो यही सीरीज कम्बिनेशन का डिसएडवांटेज होता है। अगर कहीं पर भी उस सीरीज़ में कहीं पर भी कोई डैमेज हो गया तो सारे जो उसके अक्रॉस सारे रेसिस्टेंस हैं या एप्लीकेंस हैं वो वर्क नहीं करेंगे। आगे चलते हैं और समझते हैं पैरेलल कम्बिनेशन। यहाँ पर हमारे पास 3 रेसिस्टेंस जिसको कि हमने 2 पॉइंट्स ए और बी के अक्रॉस कनेक्ट किया है। ए बी पॉइंट के अक्रॉस पहला रेसिस्टेंस जो है वो है R1, दूसरा रेसिस्टेंस जो है वो है R2 और तीसरा जो रेसिस्टेंस है वो है R3। इसमें जब हमने करंट को फ्लो किया तो हमने नोटिस किया कि हर एक रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो अमीटर की रीडिंग है हर एक रेसिस्टेंस के अक्रॉस वो डिफरेंट है, बट हर एक के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग है या हर एक के अक्रॉस जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है वो सेम है। मतलब कि सेम पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेसिस्टेंस, हर रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम है और हर एक रेसिस्टेंस में जो करंट की वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट है। आगे चलते हैं और इक्विवेलेंट सर्किट और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इक्विवेलेंट सर्किट क्या होती है। अगर हम किसी सर्किट में कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस को किसी एक सिंगल रेसिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं जिससे उस सर्किट में वोल्टेज और करंट की वैल्यूज़ पर इफेक्ट ना पड़े, तो वो जो सिंगल रेसिस्टेंस के थ्रू जो सर्किट बनेगी उसको हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट, और उस सिंगल रेसिस्टेंस की वैल्यू को हम लोग बोल देते हैं उस सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। हमने तीनों रेसिस्टेंस को एक सिंगल रेसिस्टेंस आर इक्विवेलेंट से रिप्लेस किया है, तो ये जो सर्किट बनेगी ये हो जाएगी हमारी इक्विवेलेंट सर्किट। और ये जो सिंगल रेसिस्टेंस यहाँ पर लगा हुआ है जिसने कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस को रिप्लेस किया है वो हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो इसमें हमें फाइंड आउट करना होगा कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या है, तो हम लोग उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम इस सर्किट में ओम के नियम को अप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा कि जो करंट की वैल्यू है I1 वो हो जाएगी I1 इज इक्वल टू V/R1, I2 इज इक्वल टू हो जाएगा V/R2 और I3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा V/R3, क्योंकि हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल जो है वो तो सेम है बट उसमें करंट और रेसिस्टेंस की वैल्यूज़ अलग अलग है। तो यहाँ पर जो टोटल करंट होगी, क्योंकि I अमाउंट की करंट की तीनों ब्रांचेस में बट गई थी, तो जो I होगा वो हो जाएगा सम ऑफ I1 प्लस I2 प्लस I3। तो इसको हम अगर लिखें सही से तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा कि I इज इक्वल टू हो जाएगा V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3, और यहाँ से अगर हम V को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो अब अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट में ओम के नियम को अप्लाई करें तो यहाँ से हमें मिलेगा कि दैट I इज इक्वल टू V/R इक्विवेलेंट। अगर हम इस इक्वेशन और इसको कंपेयर करेंगे तो हमें एक रिज़ल्ट मिलेगा। वो रिज़ल्ट क्या होगा? वो रिज़ल्ट होगा कि वो रिज़ल्ट होगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मतलब जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है उसका रेसिप्रोकल सारे इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होगा। तो आगे चलते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन के कंक्लूजन्स को समझते हैं। देखते हैं क्या कंक्लूजन्स आया। इक्विवेलेंट जो रेसिस्टेंस है उसकी
इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है वो सारे इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होगा 1/Rp, P का मतलब पैरेलल, 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/Rn। अच्छा, जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की वैल्यू होती है वो सर्किट में लगे किसी भी रेसिस्टेंस से कम होती है, क्योंकि वहाँ पर हम सबका रेसिप्रोकल का सम करते हैं। और पैरेलल कम्बिनेशन, जब भी हमें सर्किट में मिनिमम रेसिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू चाहिए होती है तो हम सर्किट में सारे रेसिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। फार्मूला 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, मिक्स्ड कम्बिनेशन के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा टिप्स एंड ट्रिक्स की, जिसमें हम किस तरीके से फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं उसको डिटेल में समझाएंगे। आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारा टॉपिक, इस लेक्चर के सारे टॉपिक्स ख़त्म होते हैं। इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में ऐड कर दिए जाएंगे और शायद वो लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत एफर्ट से इसको क्रिएट किया है, तो अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स, स्कूल मेट्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। और मैंने इस चैप्टर के नोट्स, वन ऑफ द बेस्ट नोट्स आपको शायद ही कहीं मिले, मैंने उसको इस वीडियो के नीचे मैंने उसका लिंक दे दिया है। आप डायरेक्टली उससे डाउनलोड कर सकते हैं, आप मेरे टेलीग्राम पर ऐड हो सकते हैं, वहाँ पर सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। तो बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, प्लीज़ अपने दोस्तों के पास तो ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।